स्टार्ट विद दिस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट और टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है ना, अभी गवर्नमेंट और पॉलिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ पॉलिटी क्यों बोल रहा हूँ। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग उसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल उसका नाम होना चाहिए टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉलिटी हम पढ़ेंगे आज वाली क्लास में, और ऊपर का स्टेट, नेशन, कंट्री के बीच में आप डिफरेंसेस देख चुके हो। फिर वी विल मूव ऑन टू डेमोक्रेसी विच इज द टाइप ऑफ पॉलिटी। डेमोक्रेसी भी अपने आप में टाइप ऑफ पॉलिटी है, तो इस पर मूव करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा फ्लो रहेगा आज की क्लास का टोटल जो हम पढ़ेंगे। तो विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर बहुत सारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। जहां पर डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर आपका एरिस्टोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ओलिगार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, थियोक्रेसी, टोटलिटेरियनिज्म, ये सारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इनमें से कुछ टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। कुछ तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिसाइड होती है, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर डिसाइडेड बाय द इकोनॉमी, कि वहां पर इकोनॉमी किस हिसाब से रूल की जा रही है। और उस बेसिस पे जब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या फॉर्म ऑफ पॉलिटी को डिवाइड करेंगे तो हम सोशलिज्म देखेंगे, हम कौन सा कम्युनिज्म देखेंगे, हम कैपिटलिज्म देखेंगे। ये है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें करेंगे आज, एक एक को समझेंगे। तो विल स्टार्ट विद द स्टेटोक्रेसी। फर्स्ट टर्म इज स्टेटोक्रेसी, लिखते चलो। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिटीज में फर्स्ट विल कम स्टेटोक्रेसी। ये आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली कई बार वर्ड को मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ स्टेटोक्रेसी, तो वहां पर आपको ये यूज आता है। ठीक है ना, वहां पर कई बार पूछा जाता है टाइप ऑफ एरिस्टोक्रेसी, टाइप ऑफ स्टेटोक्रेसी, तो ये कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, तो वहां पर आपको एक थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्टेटोक्रेसी वो पॉलिटी है where the rule is by the military, where rule is by the military, जहां पर मिलिट्री शासन कर रही है, जहां पर सेना, अगर हम देखें मिलिट्री का पावर है, उसको हम बोलेंगे स्टेटोक्रेसी। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास में ही एक स्टेट है दैट इज म्यांमार, जहां पर अभी मिलिट्री coup हुआ था अभी 2-3 साल पहले ही। पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको पलट करके अभी फिलहाल वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है। फिलहाल वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है। अभी कल परसों ही कुछ एडिटोरियल इसके बारे में हम कर रहे थे, है ना। हाँ हाँ, तो उसी के बारे में कुछ कर रहे थे। तो मिलिट्री रूल जहां पे भी होगा तो वहां पे टाइप ऑफ पॉलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज स्टेटोक्रेसी। उसको अगर हमें वन वर्ड बोलना हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इस तरह के वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्म ऑफ पॉलिटी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूल इज बाय द मिलिट्री इज कॉल्ड एज स्टेटोक्रेसी। नेक्स्ट अगर हम चलें, ये सबने सुना है मोनार्की। मोनार्की वेयर रूल इज बाय किंग और क्वीन, रूल इज बाय किंग और क्वीन। एग्जांपल्स, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कोई एग्जांपल, नेपाल, भूटान। नेपाल में फिलहाल अभी डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है, लेकिन भूटान इज अ मोनार्की, भूटान इज अ मोनार्की। ठीक है, वेयर रूल इज बाय किंग और क्वीन। टोटलिटेरियन, तो मोनार्की और टोटलिटेरियन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड टोटलिटेरियन। Wherever there is absolute rule, total control over the citizens, total control over the power, उस स्टेट को हम बोलते हैं टोटलिटेरियन। एब्सोल्यूट रूल, टोटल कंट्रोल या टोटल पावर जब एक हाथ में आ जाए। मोनार्की में हो सकता है पावर का डिवीजन हो रखा हो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, लेकिन wherever in a monarchy the power comes into one hand, the complete power comes into one hand, तो हम उसको टोटलिटेरियन बोलेंगे मोनार्की की बजाय। यानी ये मोनार्की कैन बी अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एक मोनार्की टोटलिटेरियन भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ मोनार्की बेसिकली।
अगर हम इसको समझें तो बेसिक उसमें, तो जहां पर एब्सोल्यूट पावर हो, जहां पर सिटीजन्स की लाइफ पे, सिविल लाइफ पे कंप्लीट कंट्रोल किसी एक व्यक्ति का हो जाए, किसी एक पर्सन का हो जाए, इन दैट स्टेट वी कॉल दैट इट इज ए टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। मोनार्की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मोनार्की की उस फॉर्म को जहां पर एब्सोल्यूट पावर हो तो हम उसे टोटलिटेरियन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करें। ओलिगार्की, व्हाट इज ओलिगार्की? जहां पर रूल इज बाय द ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स क्या होते हैं? सोसाइटी के कुछ लोग, और ये वो कुछ लोग होंगे, वो कौन होंगे? जो अमीर लोग होते हैं, बेसिकली रिच क्लास जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। Where rule is by few, that is oligarchy. Rule is by few. Rule by one is monarch. Rule by one is monarch and rule by few is oligarch. ठीक है, ये few जो होते हैं इसमें, वो जनरली जो उस सोसाइटी के जो रिच लोग होते हैं वो होते हैं। तो रूल बाय रिच भी हम बेसिकली कई बार इसको लिख देते हैं कि ओलिगार्की ही होता है, लेकिन आप रूल बाय फ्यू लिखोगे दैट इज मोर देन इनफ, और वो फ्यू को आप लिख सकते हो कि फ्यू जनरली आर रिच, ठीक है ना। तो जनरली जो सबसे रिचेस्ट पर्सन होंगे सोसाइटी में, उनके द्वारा जब रूल किया जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की का एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ओल्ड सोसाइटी में ब्रिटेन एक ओलिगार्की ही था जहां पर कुछ लोग शासन कर रहे थे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आज की सिचुएशन में ऐसा कोई एग्जांपल हमें दिखाई देता नहीं। हाँ, इसका एग्जांपल दिखाई दे जाएगा, नॉर्थ कोरिया टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का एग्जांपल है हमारे पास। इवन चाइना को भी कुछ हद तक हम टोटलिटेरियन कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं पार्टीज हैं और बहुत सारे हैं, पावर का डिवीजन भी है। लेकिन इन प्रैक्टिकल सेंस अगर हम देखेंगे तो टोटलिटेरियन की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज एक परफेक्ट एग्जांपल हमें ढूंढना हो तो विल फाइंड दैट नॉर्थ कोरिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्की का एज सच कोई एग्जांपल हमें आज की सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो वैसे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में रहे हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट विल थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कौन होगा? रूल बाय प्रीस्ट, रूल बाय प्रीस्ट इन द नेम ऑफ गॉड, रूल बाय प्रीस्ट इन द नेम ऑफ गॉड, तो उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। क्रेसी जो टर्म है दैट इज मेंट, उसका जो मीनिंग अगर हम देखें तो रूल होता है। क्रेसी का जो मीनिंग होता है दैट इज रूल, ठीक है। तो थियोक्रेसी जहां पर थियो बेसिकली किसको डिनोट करता है? गॉड को, है ना। तो थियोक्रेसी रूल बाय प्रीस्ट इन प्लेस ऑफ गॉड, है ना। तो गॉड के जगह पे खुद को मानते हुए प्रीस्ट यहां पर रूल करते हैं। एग्जांपल पोप का रूल, वेयर? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को अगर हम देखें तो वेटिकन सिटी इज अ कंट्री जहां पर पोप का रूल चलता है, पोप का शासन चलता है और पोप उस पर रूल करता है। आज के टाइम पे भी, आज के टाइम पे वेटिकन सिटी में पोप का रूल चलता है, ठीक है। बहुत छोटा सा कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री अगर हम देखें तो वेटिकन सिटी को हम पढ़ते हैं उसमें, है ना। तो दिस इज थियोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? वेयर द रूल इज बाय एरिस्टोक्रेट्स। ये एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? सोसाइटी में क्लास के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो जो हायर क्लास होगी उसको हम एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। क्या चीज? हाँ, हम रिच में भी बेसिकली एक कह सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे। जैसे हम इंडियन स्टेट में भी एरिस्टोक्रेसी का एग्जांपल दे सकते हैं। ओल्ड सोसाइटीज में रूल बाय ब्राह्मण्स, वो क्या है? एरिस्टोक्रेसी, है ना। जहां पर क्लास को, मतलब एक सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को बोल दिया जाए कि अपर क्लास के लोग हैं, उनके द्वारा जब रूल होता है दैट इज एरिस्टोक्रेसी, दैट इज एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एक ही फैमिली के लोग बार बार बनते जा रहे हैं, वो अपर क्लास के जो लोग हैं वो रूल करते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी होता है, उसे हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं,
ठीक है, कुछ क्लास हैं डिफाइंड हो जाती हैं सोसाइटी में जिनको हम हमेशा अपर क्लास अपर कास्ट बोलते हैं, जब वो लोग रूल करते हैं तो दैट इज डिफाइंड एज एरिस्टोक्रेसी। तो ओलिगार्की और इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है, ओलिगार्की इज रूल बाय फ्यू, एरिस्टोक्रेसी इज रूल बाय फ्यू, लेकिन उसमें जनरली वो लोग रिच होते हैं और इसमें डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन द क्लास। ठीक है, क्लियर है? जिनको बेसिकली पीपल ऑफ नोबल बर्थ भी कह देंगे, कि जो राजा के घर में जन्मे, जो ऑलरेडी जो नोबल्स होते हैं, जैसे नवाब का जो रूल होता था, है ना, दैट वाज एरिस्टोक्रेसी। तो उसी के बाद नवाब ही बने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट इज एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट इज क्लेप्टोक्रेसी। किसका? एरिस्टोक्रेसी का एग्जांपल आप एरिस्टोक्रेसी का अभी प्रेजेंट सोसाइटी में आप ओल्ड सोसाइटी में ब्राह्मण जो रूल है वो लिख सकते हो, दैट इज एग्जांपल, है ना। इंडिया में ओल्ड सोसाइटी में द रूल बाय ब्राह्मण्स इज एन एग्जांपल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होती है? वेयर रूल इज बाय थीव्स, और जनरली जहां पर करप्ट गवर्नमेंट होती है, थीव चोर, जहां पर करप्ट गवर्नमेंट होती है तो कई बार हम उसे क्लेप्टोक्रेसी के नाम से बोल देते हैं। जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करप्ट हो जाए तो उस टाइम पे जो रूल चल रहा होता है तो हम उसे क्लेप्टोक्रेसी के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि जनरली उस टाइम पे जो रूल कर रहे होते हैं उन्हें हम थीव्स कह के बोलते हैं। ठीक है ना, तो रूल बाय थीव्स इज क्लेप्टोक्रेसी, या फिर करप्ट गवर्नमेंट को भी हम कई बार हाँ वो क्लेप्टोक्रेसी के नाम से जानते हैं। जहां पर भी करप्ट गवर्नमेंट मिलेगी तो उसको हम नहीं, इंडिया ठीक है, इसका सच ऐसा कोई एग्जांपल हमें मिलेगा नहीं जहां पर हम इसको बोल सकें। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी का हम एक एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना भी हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर कुछ ही लोग हैं जो शासन करते आ रहे हैं और कोई हो नहीं रहा। ठीक है ना, तो चाइना में एक ही पार्टी है और वही पार्टी बार बार आती है। चाइना में दूसरी पार्टी को अलाउड ही नहीं है ना, तो चाइना एक एग्जांपल हो सकता है एरिस्टोक्रेसी का। ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी हो गया। देन ये है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी हम टाइप ऑफ पॉलिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन इज सोशलिज्म, वन इज कैपिटलिज्म एंड वन इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अभी हम कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसको बेसिक समझें तो कम्युनिज्म क्या होता है? वेयर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन हैंड ऑफ कम्युनिटी या फिर स्टेट। टोटल स्टेट कंट्रोल जहां पर होगा, जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल हो हर चीज पे। इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? अगर हम देखें इकोनॉमी किस चीज से डिफाइन करेंगे, इकोनॉमी किस चीज से डील करती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, रिसोर्सेज से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से, है ना। कोई भी चीज रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको लेना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेयर द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट, तो वो कम्युनिज्म हो जाएगा। जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के ऊपर टोटल कंट्रोल लाइज विद द गवर्नमेंट, लाइज विद द स्टेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिज्म। लेकिन वहीं पर इन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ जाए तो वो कैपिटलिज्म हो जाएगा। और जहां दोनों का मिक्सचर हो जाए वहां पर सोशलिज्म हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक सी डेफिनेशन ही हो जाएगी। इसके बीच में डिफरेंस लिखना है तो यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस। जहां पर सबसे पहले अगर हम कम्युनिज्म को देखें तो प्राइवेट ओनरशिप यहां होती ही नहीं है, प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कुछ है, जो स्टेट है वो ज्यादा पावर्ड है, वो ही सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स वहां पर क्लास डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, सबको इक्वल समझा जाएगा।
पूरा कंट्रोल स्टेट के पास है, स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी सिटीजन्स। तो इसीलिए वहां क्लास कोई बन जाए ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां पर कोई क्लास होती नहीं है, कोई क्लास डिस्टिंक्शन होता नहीं, इनइक्वालिटी नाम की चीजें कम मिलेंगी यहां पर, ठीक है। और यहीं पर प्रोडक्शन किस चीज के लिए हो रहा है, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, उसके अलावा कोई सोचता नहीं इसमें ज्यादा। वहीं कैपिटलिज्म में इसका बिल्कुल उल्टा है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहां पर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, लेकिन यहां पर कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप है। यहां स्टेट गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल कम है, यहां होता ही नहीं है। यहां पर जो रूल चलता है या फिर डिसाइड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं या गवर्नमेंट नहीं करती है। यहां पर मार्केट विल डिसाइड कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसे हैं वो खरीद लो, जिसके पास नहीं है वो मत खरीदो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय या रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट। मार्केट में दो ही फोर्सेस काम करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो पूरा मार्केट चल रहा है, दैट इज कैपिटलिज्म। जहां पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी हाथ ना हो बीच में, वो कैपिटलिज्म है। वो क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है। और जहां कैपिटलिज्म होगा, अपने आप ही कुछ के पास रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे, कुछ के पास कम होंगे, तो क्लास डिस्टिंक्शन विल कम, क्लासेस विल बी क्रिएटेड। अपने आप ही कैपिटलिज्म में क्लास डिस्टिंक्शन विल कम, ठीक है ना। तो क्लास डिस्टिंक्शन आ जाएगा। और यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, हर कोई प्रॉफिट के लिए कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। देन कम सोशलिज्म। एग्जाम्पल इनका कम्युनिज्म का रशिया, चाइना, और इसका एग्जाम्पल यूएसए, और सोशलिज्म का। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम ग्राफ बनाएं तो ना तो कोई परफेक्ट कम्युनिज्म की डेफिनेशन में फिट होता, ना ही कोई परफेक्ट कैपिटलिज्म के डेफिनेशन में फिट होता। यूएसए को हम कैपिटल मार्केट कैपिटलिज्म बोल तो देते हैं, लेकिन कंप्लीटली कैपिटलिज्म में नहीं है। जब भी थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस आएगा, स्टेट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बार बार आपको न्यूज सुनाई देती है कि यूएसए के फेड बैंक ने, फेडरल बैंक जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ने रेट्स को डाउन कर दिया, अप कर दिया। वो क्या है? स्टेट इंटरवेंशन ही तो है। स्टेट बीच में दखल अंदाजी कर रहा है मार्केट के, मार्केट को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ना तो कोई प्योरली कैपिटलिज्म है, ना ही प्योरली कम्युनिज्म है। यहां पर चाइना में भी आप देखोगे कुछ लोग अमीर हैं। कौन है? अलीबाबा। अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, क्या नाम है? जैकमा। जैकमा नाम है ना, जैकमा, अलीबाबा फाउंडर। वहां के अमीर अमीर लोगों में गिनती है उसकी, ठीक है। अलीबाबा है क्या पता है? अमेज़न टाइप का एक प्लेटफॉर्म है अलीबाबा, ठीक है। अमेज़न टाइप का प्लेटफॉर्म है जो चाइना में चलता है, अलीबाबा नाम से। वर्ल्ड में, सिर्फ चाइना में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही है। यहाँ से प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। जैक मा उसका फाउंडर है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन वो प्राइवेट ओनरशिप स्टेट कंट्रोल्ड में रहती है। स्टेट जब चाहे उसे तहस नहस कर सकता है, ठीक है। तो कंप्लीटली कम्युनिज्म का कोई एग्जांपल नहीं है, प्योर कम्युनिज्म का, प्योर कैपिटलिज्म का कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। दोनों कहीं ना कहीं उस लाइन में बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं, क्या हुआ? अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहीं पे, अगर कैपिटलिज्म ये कॉर्नर है, उसका दूसरा कॉर्नर उसका बिल्कुल अपोजिट, दिस इज कम्युनिज्म, बिल्कुल उसका अपोजिट काम करता है। तो ना तो कोई कंट्री इस एंड पे एग्जिस्ट करती है, ना कोई कंट्री इस एंड पे एग्जिस्ट करती है। और उसी के बीच में अगर मैं कहूं तो सोशलिज्म अगर हम देखें तो थोड़ा सा कैपिटलिज्म की साइड टिल्टेड हो जाता है। तो यहां पर सोशलिज्म है। अगर इसमें ग्राफ के उस पे बेसिस पे बात करो तो चाइना की पोजीशन की बात करें तो चाइना विल लाइज समवेयर हियर। चाइना की पोजीशन बात करें ना तो कंप्लीटली कम्युनिज्म में जाएगा, ना ही कंप्लीटली इधर जाएगा। वो कहीं ना कहीं टिल्टेड होगा टुवर्ड्स कम्युनिज्म, प्योर नहीं है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएस भी प्योर कैपिटलिज्म में नहीं आएगा। द यूएसए विल लाइज समवेयर हियर।
ठीक है, और इंडिया कहीं ना कहीं बीच में इनमें झूलता हुआ सा नजर आएगा, जहां पर उसको डिवाइड करेंगे हम 1991 से पहले और 1991 से बाद में। 1991 से पहले इंडिया की जो पोजीशन थी दैट वाज मोर टुवर्ड्स कम्युनिज्म, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज मोर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो 1991 से पहले इंडिया कहीं यहां लाई कर रहा था। 1991 के बाद जहां पर हमने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, कौन से रिफॉर्म्स थे? एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच आया था, मतलब फाइनेंशियली हमारे पास 15 दिन का भी पैसा नहीं था, अगले 15 दिन तक हम अपने फ्यूल वगैरह इंपोर्ट कर सकें, इतना पैसा भी नहीं था। तो उस केस में हमने हेल्प मांगी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कि कुछ पैसे हमें उधार दे दो। तो उन्होंने बोला कि पैसे उधार चाहिए तो यू विल हैव टू डू सम रिफॉर्म्स इन योर इकोनॉमिक सिस्टम। जो आपने क्लोज सिस्टम बनाया हुआ है, जो आप इस तरफ झुके हुए हो, इससे थोड़ा सा लिबरलाइज्ड हो जाओ, मार्केट को थोड़ा सा फ्री छोड़ो। और मार्केट को फ्री छोड़ने का मतलब है कि थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो जाओ। तो 1991 में वी हैव डिसाइडेड, और हमने हमारी पॉलिसीज चेंज की और हमने मार्केट को थोड़ा सा ओपन किया और हमने प्राइवेट प्लेयर्स को आने के लिए आजादी दे दी। उससे पहले कोई भी प्राइवेट प्लेयर, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उसे कुछ भी काम करना होता था उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। एवरी बिजनेसमैन, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होगा, ही नीडेड लाइसेंस फॉर दैट वर्क। कुछ भी करना है लाइसेंस चाहिए, उसको हम लाइसेंस राज के नाम से भी जानते थे 1991 से पहले के पीरियड को। लेकिन थोड़े से रिफॉर्म हमने 1991 में किए, उसके बाद उस लाइसेंस वाले सिस्टम को थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है छोटा मोटा, तो उसके लिए लाइसेंस की क्या जरूरत है? लेट हिम डू हिज बिजनेस। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, गवर्नमेंट विल से ओके, ठीक है। आप जैसे आज के टाइम पे किसी को कोई बिजनेस करना है, जीएसटी का सर्टिफिकेट ले आओ, कोई मुसीबत नहीं आती, लेके आ जाओ, अपना चालू करो। कुछ क्लियरेंसेस लेने होते हैं, वो क्लियरेंसेस लेके आओ। वो तो आप कैपिटलिज्म में भी जाओगे, वहां पे भी क्लियरेंसेस की बात होती है। हालांकि इंडिया में अभी भी क्लियरेंसेस में बहुत टाइम लगता है, वहां आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। ये जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन इकोनॉमी सिस्टम में है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो वो चीजें हम देखेंगे वहां पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंडिया की पोजीशन देखें तो वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ ओपन मार्केट सिस्टम, लेकिन कंप्लीटली ओपन नहीं है। तो हम अब आज के पोजीशन में बात करें, वी आर ए सोशलिस्ट कंट्री लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, तो इंडिया की सिचुएशन आज ही है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के उसमें हम इस ग्राफ के आधार पे कह सकते हैं, तो इंडिया इज समवेयर हियर, ठीक है। तो इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज के टाइम पे ना तो कोई कंप्लीटली कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट कंट्री है, ना ही कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। हर कोई इस ग्राफ के बीच में कहीं झूल रहा है, ठीक है। कोई भी किधर भी खिसक सकता है अपने फायदे के हिसाब से, ठीक है। जैसे हम यहाँ थे, हम इधर खिसक गए क्योंकि हमारा फायदा था उसमें, है ना, जरूरत थी हमारी, तो जरूरत के हिसाब से कोई भी कहीं भी जा सकता है, ऐसा क्लियर है। फिर उसके बाद एक वर्ड आपको कई बार सुनाई देता होगा, कम्युनलिज्म। इसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म में कोई आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए उसको समझना जरूरी है। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म होता क्या है? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी बेस पे डिवीजन अगर सोसाइटी में हो रहा है, जहां पर बेसिकली अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें, जहां पर किसी एक कम्युनिटी के प्रति आपका ज्यादा फेथ हो जाए, और वो फेथ इतना गहरा हो जाए कि दूसरों को आप कुछ भी ना समझो। कोई भी पर्सन किसी एक कम्युनिटी के प्रति इतना टिल्टेड हो जाए कि वो बाकी कम्युनिटीज को कुछ भी ना समझे, उस स्टेट को बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो उसमें क्या होता है, दूसरी कम्युनिटी को कोई भी सहन नहीं कर पाता, उनके बीच में फैक्शन आने की कोशिश रहती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो यहाँ पे डिवीजन होता है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, कास्ट, किसी भी तरह का डिवीजन जो सोसाइटी में आएगा,
ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी, कि कुछ लोग आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बना लेंगे, दूसरी कम्युनिटी से वो हेट करेंगे, उस स्टेट को हम बोलते हैं दैट इज कम्युनलिज्म। इसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, बस कंफ्यूजन ना हो कि कम्युनलिज्म कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, इसलिए इसको साथ में ले आए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करें, डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर हम देखें तो यूएसए ने की थी, तो इसीलिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हम किसी को बोलते हैं, दैट इज यूएसए। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज देन which country is known as largest democracy? India. India is largest democracy. अगर डेमोक्रेसी की कोई एक डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे? हैं? बताओ। हाँ बताओ बताओ। तो अब्राहम लिंकन ने जो बोल दिया वो सही था। अब्राहम लिंकन बोल के चले गए कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल इज डेमोक्रेसी। ठीक है, टू अ लिमिट, टू एन एक्सटेंट ये डेफिनेशन सही है, होल्ड करती है, लेकिन डेमोक्रेसी की एक बहुत वाइड डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन आपकी 10th क्लास में दी हुई है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है, तो वो क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by the people। दी हटा दो, दी में स्पेसिफिक हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपकी 10th क्लास में दी है बड़ी साफ साफ सी, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जहां एक अब्राहम लिंकन ने बोली थी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो भी ठीक है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये भी ठीक है लेकिन कंप्लीट नहीं है, जब तक कि हमें इसके कंपोनेंट समझ में ना आ जाए। कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट इसके अंदर, जो 4 अलग अलग वर्ड है। अभी सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं। जब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा तब तक डेमोक्रेसी समझ में नहीं आएगी। जब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? क्या करेगी ये गवर्नमेंट? क्या ये ऐसी गवर्नमेंट तो नहीं है जो आते ही सिटीजन्स के राइट खत्म कर दे? तो किस तरह की गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी बनाएगी? डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी वो किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? तो उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए कि द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड। तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड कैसे हो? कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई गवर्नमेंट हो, रूल से बंधी हुई गवर्नमेंट हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पढ़ा था, क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, वो लिमिटेड होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन डेमोक्रेसी में ये खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन, ये रूलर्स कौन होंगे? हु विल बी द रूलर्स? कौन हो? रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ये ऐसे ना हो जाए आते ही जो है सब कुछ बदल दें, आते ही इस पूरे सिस्टम को बदल दें। ऐसे नहीं होने चाहिए। ये रूलर्स होंगे कौन फिर? ये रूलर्स टोटलिटेरियन वाली गवर्नमेंट में विश्वास करने वाले नहीं होने चाहिए, तो फिर कैसे होने चाहिए?
जो लोगों के लिए काम करें, बड़ा सिंपल सा है। वो रूलर्स जो लोगों के लिए काम करें, जो लोगों के राइट्स उनको दें, जो एब्सोल्यूट ना बन जाए रूलर। तो रूलर्स एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए, रूलर्स एब्सोल्यूट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी गवर्नमेंट को चुन लिया और फिर वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है। अगर उसको मर्जी का दे दिया कि अपनी मर्जी से कुछ भी करो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देगी। तो रूलर्स तो हों, लेकिन इस तरीके के ना हो जो एब्सोल्यूट हो जाए, जो क्या हो जाए, निरंकुश हो जाए। निरंकुश को क्या बोलते हैं, टिरेंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के रूलर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स इलेक्टेड होने चाहिए। अब ये इलेक्शन कैसे होने चाहिए? इलेक्शन में आपके 3 कंपोनेंट होने चाहिए। पहला फ्री, दूसरा फेयर, तीसरा टाइमली। इलेक्शंस आपके तीन चीजें इसमें होनी चाहिए, फ्री, फेयर। इनमें से एक भी चीज माइनस कर दो, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। फ्री को हटा दो कि पैसे देके वोट डालने हैं, आधे लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। फेयर को हटा दो कि जो रूलर्स हैं, जो जिनको चुन रहे हैं, वो आकर के बंदूक लाएंगे और बोले भी मेरे वोट डालो। फेयर हो ही नहीं रहे, तो रूलर्स रियल नहीं होंगे। लास्ट टाइमली हटा दो। आपको 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज करने का मौका इसीलिए दिया जाता है कि आपके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वो 5 साल को बदल के 15 साल कर दें तो हम बदल ही नहीं पाएंगे गवर्नमेंट, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। और जब ये टाइमली हट जाएगा, दे विल बिकम एब्सोल्यूट, कुछ भी कर सकता है। तो टाइमली होना भी जरूरी है, फ्री होना भी जरूरी है, और फेयर होना भी जरूरी है। इलेक्शन में से एक भी कंपोनेंट माइनस हो जाता है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। लास्ट, ये पीपल कौन है? कौन पीपल है जो ये चुनेंगे रूलर्स को? हम तो हैं, लेकिन हम में कौन? क्या सिर्फ मेन रहेंगे या विमेन भी रहेंगी? क्या सिर्फ रिच रहेंगे या पुअर भी रहेंगे? तो कौन है पीपल? ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये पीपल जो हैं, ये सभी होने चाहिए, ऑल। और इसके लिए वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि एवरी पर्सन हु इज 18 years और ओल्डर इज एलिजिबल टू elect their rulers। ठीक है, तो जब तक ये सारे कंपोनेंट पूरे ना हो, तब तक डेमोक्रेसी अधूरी है। तो डेमोक्रेसी की कोई भी डेफिनेशन हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट करेगी। तो जब डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से समझना है, तो हमें उस डेमोक्रेसी के अंदर दिए गए फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, रूलर्स कौन है, इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, पीपल कौन है। आपने डेफिनेशन तो दे दी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने मोनार्की बना दी, है ना। और फिर वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, वो लोगों के हिसाब से काम ही नहीं कर रही, वो लिमिटेड है ही नहीं। लोगों के राइट्स छीन लिए, लोगों के राइट्स छीन लिए, तो क्या वो डेमोक्रेसी रहेगी? नहीं। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकेंगे कि वी हैव ट्रू डेमोक्रेसी। और आज अगर हम देखें तो ट्रू डेमोक्रेसी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। किसी ना किसी तरह की लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। किसी ना किसी तरीके से सभी रूलर्स चाह रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट हो जाएं। किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है
और किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ट्रू डेमोक्रेसी ढूंढना भी आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये हो गया डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी होता क्या है। उसके बाद विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली दो ही टाइप हमें पता होने चाहिए। क्या क्या है? वन, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, जहां पर लोग अपने आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन दी गवर्नमेंट। सेकेंड इज इनडायरेक्ट। सेकेंड विल बी इनडायरेक्ट। इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक और नाम से बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं हर एक एक्शन के गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट कोई भी बिल लेके आ रही है तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसको पास करें कि नहीं करें। लोग खुद से इनिशिएट भी करते हैं कि हम बिल लेके आए कि नहीं आए। तो यहां पर गवर्नमेंट के हर एक्शन में पीपल विल पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लेकिन जब पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो जाए कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन दैट केस वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे कि गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी में हमारी जगह पे तुम पार्टिसिपेट करना। जैसा इंडिया में होता है, हम गवर्नमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो वी लिव इन ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या उसी चीज को हम बोलेंगे वी आर लिविंग इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वी आर लिविंग इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर गवर्नमेंट के एक्शंस में कौन पार्ट लेगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेंगे। अब ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या जिसको हम बोलें कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, वन पार्लियामेंट्री, एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल। एक जहां ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो सब मिल करके करेंगे और वही उन्हीं में से एक्शन लेने वाले भी होंगे। जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही हाउस में बैठेंगे, वो तो पार्लियामेंट्री हो जाएगा। जहां पर एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा और पार्लियामेंट अलग रहेगी, लॉ बनाने वाले अलग रहेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने वाले अलग रहेंगे, तो प्रेसिडेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है दोनों ही इनडायरेक्ट टाइप की डेमोक्रेसी। यहां पर भी जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया मैंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या टूल्स आएंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम करेंगे कैसे यूज? इसके लिए कुछ टूल्स होने चाहिए। लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के कामों में? उसके लिए हमें 4 टूल्स पता होने चाहिए। क्या क्या है? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव। अब ये 4 क्या क्या है? ठीक है, तो वो समझते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। These are tools of direct democracy. क्या क्या है? One is referendum, second initiative, third recall, and last is plebiscite. अभी के लिए इन दोनों को बहुत ज्यादा डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में दोनों लगभग सिमिलर टाइप के टूल्स हैं। लगभग सिमिलर टाइप के टूल्स हैं। जैसे कोई भी बिल जो सरकार लेके आएगी, कोई भी लॉ जो बनाना है गवर्नमेंट को, दे विल रेफर दैट बिल टू द पीपल कि हम जो ये लेके आ रहे हैं ये सही है कि नहीं, आप इसमें कुछ अमेंड तो नहीं करवाना चाहते। देन पीपल विल वोट कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। वो या तो उसको बिल को हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे।
इन दैट केस जहां पर पीपल वोट कर रहे हैं उसको हम रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? या तो रेफरेंडम कह सकते हैं या प्लेबिसाइट कह सकते हैं। हालांकि दोनों को कई जगह पे मिसनोमर में यूज किया जाता है, मतलब एक की जगह दूसरा यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली प्लेबिसाइट हम कहां कर रहे हैं और रेफरेंडम कहां कर रहे हैं? रेफरेंडम वहां पर करते हैं जहां पर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाना हो, जहां पर टेरिटरी से रिलेटेड डिसीजन लिया जाना हो, वहां पर हम रेफरेंडम लेते हैं। जहां जनरल लॉज बनाए जाने हो वहां प्लेबिसाइट करवाते हैं। जहां पर जनरल लॉज बनाए जाएंगे वहां पर प्लेबिसाइट। बड़ा सिंपल सा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है प्लेबिसाइट और रेफरेंडम दोनों में लोगों से पूछा जाएगा, बस दिस इज ऑल। ठीक है, इतना आपको पता है, दिस इज मोर देन इनफ। उसके बाद थर्ड टूल विल कम इनिशिएटिव। पहला तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बिल बनाया और लोगों से पूछा। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों का भी तो मन कर सकता है कि ये रूल देश में होना चाहिए, तो उस टाइम पे वो लोग इकट्ठा होकर के वो खुद से बिल को इनिशिएट करवाएंगे और खुद बताएंगे गवर्नमेंट को कि ये बिल लेके आओ। और जब पीपल खुद इनिशिएट करेंगे उस केस को हम बोलते हैं इनिशिएटिव। उस केस को हम बोलते हैं इनिशिएटिव। जब किसी भी बिल के ऊपर, किसी भी लॉ के ऊपर इनिशिएटिव इज टेकन बाय द पीपल, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। देन व्हाट इज रिकॉल? रिकॉल के लिए आपको एक साउथ इंडियन मूवी देखनी पड़ेगी, नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। उसमें रिकॉल का उन्होंने ऑप्शन करवाया था। ठीक है, रिकॉल होता क्या बेसिकली, जब भी हमने एक बार 5 साल के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए कि जो ढंग से काम ना करे उसे वापस बुला सके, उसे रिकॉल कर सके। इन दैट केस जहां पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम ना कर रहा हो और उसके लिए जब लोग वोट करते हैं उसको वापस बुलाने के लिए, उस पोस्ट से हटाने के लिए, उस प्रोसेस को हम रिकॉल के नाम से जानते हैं। उस प्रोसेस को हम रिकॉल के नाम से जानते हैं। दिस इज रेफरेंडम। ठीक है, दिस इज इनिशिएटिव, जहां पर लोग उसको इनिशिएट करते हैं बिल को। ठीक है, दिस इज रिकॉल, जहां पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिमूव कर सकते हैं। ऑफिशियल बाय दी, कौन कर सकता है? पीपल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज प्लेबिसाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डेमोक्रेसी समझ में आया, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आया, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ में आया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर 2 चीजें हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखें।